Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Sheikh Ziauddin Sultani. This is my second lecture of the college lecture series. The first lecture concerned chapter 5 in second year, nomenclature and complexes. Sheikh Ziauddin Sultani is an assistant professor and head of the chemistry department in Government Degree Science and Commerce College. I have been teaching chemistry for the last 26 years in the college, and past 6 years when I was myself a student. And the topic that I have selected today is again from chapter number 5. पहला जो लेक्चर मैंने कुछ दिन पहले अपलोड किया था उसमें भी चैप्टर 5 उसके कॉम्प्लेक्सेस और उनका नॉमेनक्लेचर डिस्कस किया था, लेकिन अब इस बार हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 5 में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. वी कैन ऑल्सो कॉल देम डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स. Students, I suppose students already know transition elements are totally different in their behavior, their properties to the normal elements, especially since they are metals. They will be compared with metals. S block metals are different, transition metals are different. यही आज का हमारा मौजू है कि ये किस तरह डिफरेंट हैं, किस तरह मुख्तलिफ हैं. पहले थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर दिया जाए ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, and let us compare them with S block in this discussion. Transition metals comprise D and F block in the modern periodic table. This is your D block in the modern periodic. This is obviously modern periodic table of elements, and this is your D block. F block भी transition metals में ही शामिल समझा जाता है. डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा करते हैं, क्योंकि जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये नॉर्मल एलिमेंट से यूँ मुख्तलिफ होते हैं कि इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन इनके आखिरी शेल में नहीं होता. आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन उनके सेकेंड लास्ट शेल में, यानी रिलेटिवली आउटर शेल में होता है, जबकि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का आखिरी इलेक्ट्रॉनों के थर्ड लास्ट शेल में जा रहा है. दैट मीन्स देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन्स एंटर much inner shell. In that sense, D block is called outer transition and F block is called inner transition elements. हमारा डिस्कशन जो है वो फोकस करेगा on D block elements only. There are 3 series of natural elements in this block, that is D block in the modern periodic table. जैसे मैंने अर्ज किया, let's learn why I said natural elements. देखिए 4 सीरीज़ हैं बुनियादी तौर पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की. ये जो चौथी सीरीज़ नीचे नज़र आ रही है जिसके एलिमेंट्स के सिंबल वाइट कलर में लिखे हुए हैं, जो ब्लैक में है वो नेचुरल एलिमेंट्स हैं. 10 और 10 पीस, और ये जो डिस्कवर हो चुके हैं मज़ीद 10 एलिमेंट जो 7th पीरियड में, ये नेचुरल एलिमेंट्स नहीं हैं. अच्छा, पहली सीरीज़ जो है स्कैंडियम से जिंक तक है. ये सीरीज़ ये एटॉमिक नंबर 21, 22 से लेकर 30 जिंक तक ये पहली सीरीज़ है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की आई शुड से. सेकंड सीरीज़ कंप्राइजेज इटेरियम 39, एटॉमिक नंबर 39 से स्टार्ट होती है, देन इट एंड्स अप एट कैडमियम विच इज़ एटॉमिक नंबर 48. सो these are 10 more elements, 10 in the first series, 10 in the second, and again another 10 in the last series. They start from lanthanum 57 and go up to mercury 80. Some of you must be wondering कि साहब 57 से 80 तक तो 24 एलिमेंट हुए, 24 आप इसे 10 कैसे कह रहे हैं. सो मैं आपको ये रिकॉल करवा दूं कि साहब ये जो लैंथेनम 57 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट सीरियम है, 58 से लेकर 14 एलिमेंट ल्यूटेटियम तक, 58 to 71 14 एलिमेंट, दे डू नॉट बिलोंग टू डी ब्लॉक. दे आर इन फैक्ट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, दैट इज़ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट. तो बीच के 14 निकाल दीजिए, 10 बने. टोटल 10 10 10 30 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल हमारे नेचुरल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक के. अच्छा, हमारी जो डिस्कशन है आज वो लिमिटेड होगी. ये हम इन 10 एलिमेंट्स को, ये 10 एलिमेंट को डिस्कस करेंगे स्कैंडियम से लेकर और जिंक तक. डेफिनेटली जो कुछ हम इनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वही एप्लीकेबल है बाकी 2 सीरीज़ पर भी, लेकिन चूँकि हम अपनी
डिस्कशन को लिमिटेड इसलिए करेंगे कि हम फिगर्स हर पीरियड के एलिमेंट का कोट नहीं करेंगे। पीरियड 4 के चौथे पीरियड के ये 10 एलिमेंट। नाउ the topic that we have to discuss today, distinguishing features. Why are the transition element, D block elements, different from normal elements? चैप्टर 3 और 4 के शुरू में दो टॉपिक होता है ग्रुप ट्रेंड्स। ये जो टॉपिक हम इस वक्त डिस्कस करने जा रहे हैं ये ग्रुप ट्रेंड्स नहीं है। इस बात की वजाहत बहुत ज़रूरी है। बहुत से जगहों पे नोट्स में और बहुत से जगहों पे मैं लिखे देखता हूँ, असातिज़ा भी इस गलत फहमी का शिकार हैं ग़ालिबन कि साहब ये ग्रुप ट्रेंड्स हैं। नहीं, ग्रुप ट्रेंड्स नहीं है, उससे मिलता जुलता टॉपिक ज़रूर है लेकिन ये ग्रुप ट्रेंड नहीं है। ये डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं। डी ब्लॉक कैसे मुख्तलिफ हैं नॉर्मल एलिमेंट से, एस ब्लॉक एलिमेंट से। अच्छा, जो पहली प्रॉपर्टी इनको डिस्टिंग्विश करेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डेफिनेटली। इसी बेस पर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिफरेंट कंसिडर करते हैं एज़ कम्पेयर टू एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। एस एंड पी ब्लॉक आर कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट्स। नॉर्मल किस सेंस में, ट्रांजिशन किस सेंस में, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताती है। आई मस्ट से कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ द रीज़न फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स टू बी डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल एलिमेंट्स। ये मैंने पहले 10 एलिमेंट जो पहली सीरीज जिसका मैं जिक्र आपसे अभी किया, स्कैंडियम से लेके जिंक तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है मैंने, ये आपके सामने। नाउ यू कैन सी कि the last electron does not enter the last shell. Remember, neon 10 means 1s2, 2s2 and 2p6. This is continued for everyone, for every element. Then we have 3s2, 3p6. This is also the same in every one of them. The difference is in 3D, but 3D comes later, 4s comes before, according to n plus l rule of electronic configuration, जिसके मुताबिक 4s पहले आएगा और 3D बाद में आना चाहिए। अब जो बात आप नोट फरमा रहे होंगे, why are they different? पहली बात तो ये कि ये इसलिए डिफरेंट है कि इनका आखिरी शेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन नहीं जाता। आखिरी शेल के एक सब शेल पहले 4s पहले भर जाता है। अच्छा, आउटर मोस्ट शेल के हवाले से अब जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो ज़रा गौर कीजिएगा। यही वो वजह है जो बहुत सी प्रॉपर्टीज़ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के हम डिफरेंट डिस्कस करेंगे वो इसी बेस पर डिफरेंट होंगे। अगर नोट फरमाइएगा, फ्रॉम स्कैंडियम अप टू जिंक 4s remains constant. This is 4s2 throughout. The change which is taking place is only in 3D, 1 2 3 5 5 6 7 8 9। जिस तरह इलेक्ट्रॉन जो है वो 3D में पेनल्टीमेट शेल के डी सब शेल में एक एक करके इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते चले जा रहे हैं बाय एंड लार्ज, विद द एक्सेप्शन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। सब में 4s2 आखिरी शेल सब शेल कंप्लीट है, 4th शेल का s सब शेल कंप्लीट है। क्रोमियम क्यों डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, कॉपर क्यों डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन शो करता है? होप यू ऑल रिमेंबर दिस was taught in the first chapter, the chapter on periodic classification of elements. I hope फर्स्ट ईयर में भी आप ये पढ़ चुके हैं। देखिए, अगर मैं कॉपर से बात समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं इसकी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ जिस तरह रूल्स के मुताबिक है, that would have been 4s2 and 3d9. Now, if one of the electrons from 3D could be one of the electron from 4s, I should say, is promoted from 4s and it goes to 3D, 4s remains 4s1 and 3D becomes 3d10. Now, that gives a complete third shell, 3s2, 3p6 and 3d10. 4s में एक इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल कंप्लीट हो गया। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रमोट करके स्टेबिलिटी गेन की। रिमेंबर बॉयज़ एंड गर्ल्स, आपके पढ़ी हुई बात है कि शेल कंप्लीट हो तो एलिमेंट स्टेबल हालत में आ जाया करता है। पायदारी, स्टेबिलिटी नेचुरल फिनोमेना है, इंसान भी कोशिश कर रहा है पायदारी स्टेबिलिटी हासिल करने की। यही वजह है कि हम पढ़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि आगे तरक्की करें, स्टेबिलिटी हासिल करें। द सेम slightly different case can be found in chromium. Chromium should have been 4s2 3d4 but it is 4s1 3d5. The same reasoning applies. 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकला, 3d में गया, 4s में बेशक हाफ फिल्ड हो गया, 3d भी हाफ फिल्ड हो गया, both are stabilized. तो ये एक्सेप्शन है क्रोमियम एंड कॉपर, इनको छोड़कर सबका आखिरी शेल सेम है। तब्दीली अगर आ रही है तो सेकंड लास्ट शेल में। इसका मतलब ये है कि अगर प्रॉपर्टीज़ में तब्दीली आएंगी
तो वो सेकंड लास्ट शेल की वजह से होंगी, लास्ट शेल की वजह से नहीं। जिंक पे ज़रा सा गौर फरमाइए, दिस एलिमेंट जिंक 4s2 3d10, ये एलिमेंट बहुत से असातिज़ा, बहुत से टीचर्स कंसिडर करते हैं कि जिंक को आप नॉर्मल एलिमेंट काउंट कीजिए, ट्रांजिशन एलिमेंट गिनिए ही नहीं। इसको बहुत से लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल काउंट करते हैं। वजह क्या है, ज़रा गौर कीजिएगा। अगर मैं इन 9 एलिमेंट्स में से किसी का भी इलेक्ट्रॉन 4s का निकालूं तो इनके पास 3d सबशेल होगा जो पार्शली फिल्ड होगा, कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगा। और फिर ये पार्शली फिल्ड डी सबशेल अब भी बावजूद इसके कि इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल से निकल गया प्रॉपर्टीज़ में पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन अगर जिंक का 4s का इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो अब ये 3s2 3p6 और 3d10 हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, थर्ड शेल कंप्लीट हो गया। ये जो कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने आएगी 4s के खाली होने से, 3s2 3p6 3d10, इसे कहते हैं 18 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। आई होप यू ऑल नो कि ऑक्टेट मुकम्मल हो जाए तो स्टेबिलिटी आती है। यहाँ ऑक्टेट नहीं पूरा हुआ, यहाँ पूरा शेल, थर्ड शेल कंप्लीट हो गया, विच इज़ इवन मोर स्टेबल देन द ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। सो बॉयज़ एंड गर्ल्स, जिंक डज नॉट behave similar to normal transition elements, क्योंकि जब इसके इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएं तो इसका पेनल्टी मैच शेल कंप्लीट हो जाता है, बाकी किसी का नहीं होता। ये टोटली डिफरेंट बिहेव करता है। बहुत से लोग इसको ट्रांजिशन एलिमेंट काउंट नहीं करते। जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया, मेरे उस्ताद, जब हम अपनी मैं जिस तरह इस वक्त आपके लिए बहैसियत उस्ताद काम कर रहा हूँ, इसी तरह अगर मुझे अपने असातिज़ा से बात करना पड़े अपने सब्जेक्ट के हवाले से, तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी के उस्ताद प्रोफेसर मोहतरमा ज़ाहिदा मकसूद से बात किया करता था। हमारी दरसगाहों में जो ये उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही तो कौम के मेमार होते हैं। ये कौम के मेमार हैं, मेमार थी जिन्होंने ये केमिस्ट्री मुझे सिखाई और मैं उनसे सीखा। तो ये जो शेर आ गया अभी डिस्कशन के दौरान, तो ये मेरी आदत सानिया है। मैं लेक्चर्स के दौरान ये शेर व शायरी का सिलसिला मेरा चलता है। मेरे स्टूडेंट्स इसके आदी हैं। जो लास्ट लेक्चर मैंने अपलोड किया तो उसके बाद बहुत से स्टूडेंट्स ने ऑब्वियसली दे लाइक द लेक्चर बट दे सेड कि कुछ नामुकम्मल सा लगा शायरी के बगैर। तो मैंने उनसे कहा कि भाई और खुल जाएंगे 2-4 मुलाकातों में। अभी एक ही मुलाकात हुई है। मुकम्मल शेर ये है कि राह पर उनको लगा तो लाए हैं बातों में, और खुल जाएंगे 2-4 मुलाकातों में। तो गोया अब एक लेक्चर हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, तो फिर इंशाल्लाह हम अपने नॉर्मल पैटर्न पे चले जाएंगे। तो ये मैं अपने बच्चों को नाराज़ नहीं करना चाहता, तो उनके लिए सिलसिला वहीं से जोड़ दिया जहाँ से टूटा था। तो अब हमने क्या तय किया, जिंक इज़ लाइक एल्कलाइन अर्थ मेटल, नॉट द ट्रांजिशन मेटल। दूसरी प्रॉपर्टी, अब देखिए ये किस तरह डिफरेंट है ट्रांजिशन एलिमेंट अपने दूसरे नॉर्मल एलिमेंट्स से। मैं पहले वैल्यूज़ लिखता हूँ, इन वैल्यूज़ को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह डिफरेंट हैं। Boys and girls, as you can see, the values are given in angstrom unit. I suppose every one of you know that 1 angstrom is equal to 10 raised to the power minus 8 centimeter or 10 raised to the power minus 10 meters. इतना स्मॉल रेंज में ये डिस्टेंस हम डिस्कस करेंगे यहाँ। अच्छा, स्कैंडियम से टाइटेनियम 1.32, 1.44 से 1.22। फिर देखिए आगे क्या हुआ, 1.17, 17, 17, 16, 15, 17, गोया क्रोमियम से लेकर और कॉपर तक ऑलमोस्ट नो चेंज। जिंक का साइज़ 1.25 ऑंगस्ट्रम है। फिर देखिए ये नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा। नॉर्मल बिहेवियर ये होता जो नीचे मैं आपको बताता हूँ। ट्रेंड वैसे तो नॉर्मल है, हम पढ़ चुके एस ब्लॉक में, बी ब्लॉक में, ग्रुप ट्रेंड्स में कि अगर हम लेफ्ट से राइट जाएँ किसी पीरियोडिक टेबल के पीरियड में तो एटॉमिक साइजेस ग्रेजुअली डिक्रीज। But the difference is so small that it is negligible in this particular case. Size decrease क्यों होगा? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, नंबर ऑफ शेल सेम रहेंगे, आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ेंगे, आपस की अट्रैक्शन होगी, साइज श्रिंक होगा, लेफ्ट से राइट साइज डिक्रीज होगा। लेकिन यहाँ आप देखिए साइज डिक्रीज हो ज़रूर रहा है। पहले 3 एलिमेंट में तो लग रहा है कि भाई 1.44 से 1.32 to 1.22, लेकिन फिर ऑलमोस्ट नो चेंज। क्यों नहीं हो रही तब्दीली? कोई वजह समझ में आती है? वजह है
वजह सिंपली ये है कि जो हमने पिछले स्लाइड पे डिस्कस की, आउटर शेल रिमेन्स सेम. आई होप यू ऑल रिमेंबर कि प्रॉपर्टीज विल डिपेंड ऑन द आउटर मोस्ट शेल. सारी प्रॉपर्टीज़ का ताल्लुक, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ, आउटर शेल और इनर शेल के अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है. जब आउटर शेल में तब्दीली नहीं आ रही तो साइज़ में तब्दीली नहीं आ रही. इफ़ एट ऑल अगर कोई चेंज है तो बहस किस वजह से है? आउटर मोस्ट शेल नहीं, पेनल्टीमेंट शेल यानी डी सब शेल. दैट इज़ व्हाट आई सेड हियर. सो द प्रॉपर्टीज़ विल डिपेंड लार्जली, बल्कि I would say predominantly upon partly filled D subshells. आउटर शेल पे बहुत कुछ इन्हिसार नहीं कर रहा, इनर शेल पे कर रहा है. अगर साइज़ में कोई चेंज आई तो इनर शेल की जैसे, आउटर शेल की जैसे नहीं. जनाब थोड़ी सी स्लाइड में गड़बड़ हो गई. अच्छा, अब आ रहे हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, विच इज़ आयनाइजेशन पोटेंशियल. जनाब आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यूज़ मैं लिख रहा हूँ. मुझे इससे पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा रिकॉल करवा दूँ आपको. आयनाइजेशन पोटेंशियल इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम. अब जरा गौर फरमाइए, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में वैल्यूज़ लिखी हुई हैं आपके सामने. 6.56, 6.83, 6.74, 6.76, 7.43 बढ़ती जा रही है अप टू 7.72. 6.56 से 7.72 यानी ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है आयनाइजेशन पोटेंशियल. इट डज ग्रेजुअली इंक्रीज, लेकिन जनाब ये जो इंक्रीज है, this is up to only a very small extent, that is 6.56 to 7.72. कैलकुलेट करेंगे तो ये 1.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का फ़र्क पड़ेगा. इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आई होप वी ऑल नो, आमतौर पर जूल्स में, कैलोरीज में गिवन होती हैं एनर्जी की वैल्यूज़, लेकिन यहाँ हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में दी. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 23.06 कैलोरीज एंड 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल्स. आई होप ये आपकी फिजिक्स में सब आपने पढ़ा हुआ याद होगा. तो ये आप चाहें तो इन्हें किलो जूल्स या किलो कैलोरीज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. अच्छा, ज़रा कंपेयर करना है मुझे आपको. आयनाइजेशन पोटेंशियल में ये समझाना है कि हुआ क्या. देखिए, आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ना चाहिए लेफ्ट से राइट, ये नॉर्मल ट्रेंड है. क्यों बढ़ना चाहिए साहब? साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है. अभी हमने डिस्कस किया क्यों साइज़ डिक्रीज़ होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से. तो साइज़ जब डिक्रीज़ होगा, न्यूक्लियस विल कम क्लोजर टू द आउटर मोस्ट शेल, इट विल एक्सर्ट अ ग्रेटर अट्रैक्शन, और ये मुश्किल हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज़ हो. तो ज़ाहिर है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो ज़्यादा चाहिए होगी. दैट इज़ वाई IP मस्ट इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. बट यहाँ जो इंक्रीज़ है वो 6.76 से 7.72. रिमेंबर, ये 9 एलिमेंट्स की बात हो रही है. स्कैंडियम से लेकर और कॉपर तक 9 एलिमेंट में कितना चेंज आया? 1.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ओनली. अब ज़रा नॉर्मल एलिमेंट से इसको कंपेयर कीजिए. सोडियम से मैग्नीशियम तक कितना चेंज हो रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आयनाइजेशन पोटेंशियल? 5.14 सोडियम का, 7.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स फॉर मैग्नीशियम. 2.46 आई थिंक 2.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का फ़र्क आया सिर्फ एक एलिमेंट. इससे आगे जाएंगे तो बेशक 2.46 का ना हो, 2.5 का हो, 2.3 का हो, 2 समथिंग का हो, लेकिन आप देखिए यहाँ 9 एलिमेंट में कोई चेंज नहीं आ रही. फिर आपसे वही सवाल करूँगा, क्यों चेंज नहीं आ रही? आंसर इज द सेम, नो चेंज इन द आउटर मोस्ट शेल. अच्छा, एक बात ज़रा सी और तवज्जो दिलाओ, वो देख लीजिएगा कि जिंक का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू है वो 9.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है. 6.56 से 7.72 इंक्रीज़ हो रहा है, बहुत कम, लेकिन यहाँ एकदम इंक्रीज़ हो गया. रिमेंबर, जिंक इज़ आउट ऑफ लाइन, जिंक इज़ नॉट a transition element. अच्छा, जब हम आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करते हैं तो ये सारी वैल्यू फर्स्ट IP हैं. फर्स्ट IP का मतलब जब हम पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उस वक्त कितनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए. हाउ अबाउट द सेकेंड एंड थर्ड IP? इफ़ यू रिमूव अनदर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम +1 cation, the amount of energy required will be called second IP, and if another electron is removed, third IP, fourth, fifth, fifth, sixth, and so on. क्या सेकेंड IP और फर्स्ट IP बराबर होंगे? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि साइज़ कम हो जाता है. आप ये बात नहीं भूलेंगे
कि जब न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, कैटाइन बनता है, तो साइज़ इसलिए भी डिक्रीज़ होता है कि शेल निकल जाए, और अगर शेल नहीं भी निकले तो साइज़ इसलिए डिक्रीज़ होता है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ जाते हैं, आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, न्यूक्लियस ज़्यादा फोर्स से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. नाउ इफ इन अंडर दीज कंडीशंस इफ वी रिमूव अनदर इलेक्ट्रॉन, IP रिक्वायर्ड विल बी कॉल्ड सेकंड IP. +2 चार्ज आ गया, एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, विल बी कॉल्ड थर्ड IP. ये बात समझाना आप मेरे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए कि सेकंड IP ज़्यादा होगी, थर्ड IP उससे ज़्यादा होगी, फोर्थ उससे ज़्यादा होगी. इन प्रैक्टिस बॉयज़ एंड गर्ल्स, let me give you one important thing, one important conclusion from this discussion. 4th, 5th, 6th, 7th IP नहीं होती. इलेक्ट्रॉन चौथा, पाँचवा, छठा निकालना नामुमकिन के करीब होता है. पहला निकल आता है, दूसरा निकल आता है, तीसरा मुश्किल हो जाता है. बहुत कम +3 चार्ज वाले हकीकी आयंस पाए जाते होंगे. फिर आप सवाल करेंगे कि साहब वो 4, 5 +4 +5 हम जो देखते थे वो क्या है? तो आंसर इज फॉर्मल चार्ज है, नॉट रियल. रिमेंबर डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज़ द फॉर्मल चार्ज नॉट द रियल चार्ज. यानी हम अज्यूम करते हैं कि अगर इस एटम पर चार्ज होता तो कितना होता. अब आइए जनाब, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स. ट्रांजिशन एलिमेंट्स और नॉर्मल एलिमेंट्स को ज़रा कंपेयर कीजिए. सोडियम हमेशा +1 देखा हमने, मैग्नीशियम इज नेवर एनीथिंग एल्स, +2, इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन. Oxygen is always -2, chlorine is almost always -2, except a few exceptions are there. लेकिन जनाब अली गौर फरमाइए, आयरन इज +2, it could be +3 as well. When it is +2 it is called ferrous, when it is +3 it is called ferric. Copper +1 भी होगा, +2 भी होगा. When it is +1 it is called cuprous, when it is +2 it is called cupric. ये पॉइंट पहले ही आ गया, ये जल्दी में है, कुछ चीज़ें जल्दी में होती हैं. तो वाई ट्रांजिशन मेटल्स एग्जिबिट दिस बिहेवियर वाइल नॉर्मल एलिमेंट्स डू नॉट. क्यों इनकी वैलेंसी एक से ज़्यादा मुमकिन है? आइए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर लेकर चलूँ, और नेक्स्ट स्लाइड पे पहले तो मैं आपको इनकी ऑक्सीडेशन नंबर्स बताऊंगा, और फिर उसके बाद हम इस पर अपनी डिस्कशन इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे. जनाब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. ये आपके सामने अब वैल्यूज आई हैं ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट्स की, ट्रांजिशन मेटल्स जो ट्रांजिशन वेरिएबल वैलेंसी एग्जिबिट करते हैं. स्कैंडियम +3 है सिर्फ, और जिंक +2 है. जिंक का कोई जिक्र नहीं, हम अब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि नॉर्मल एलिमेंट्स की तरह बिहेव करता है. सबसे दिलचस्प सूरत हाल क्रोमियम की देखिए, +1, +2, +3, +4, +5, +6 तमाम ऑक्सीडेशन स्टेट्स में पाया जाता है. इसके आखिरी शेल में 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये एक करके सब लूज़ कर सकता है. मैग्नीज का केस ही बड़ा स्पेशल है, +2, +3, +4, +6 एंड +7 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिबिट कर रहे हैं ट्रांजिशन मेटल्स, एक्सेप्ट फॉर फर्स्ट एंड द लास्ट. अच्छा, अब ये सवाल यहाँ पैदा होता है. पहला सवाल तो ज़ाहिर ये है कि ये ऐसा क्यों करते हैं, यानी ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में एग्जिस्ट कर क्यों सकते हैं जबकि नॉर्मल एलिमेंट ऐसा नहीं कर सकते. जवाब बड़ा सिंपल, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, आसान सा है. देखिए साहब, नॉर्मल एलिमेंट की एग्जांपल ले लें. सोडियम कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s1. इलेक्ट्रॉन कहाँ से लूज़ होगा? थर्ड शेल से, 3s से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ हो गया. अब ऑक्टेट पूरा हो गया, 1s2 2s2 2p6. थर्ड शेल में जहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ और सेकंड शेल, दोनों का एनर्जी गैप है बहुत ज़्यादा. सिस्टम बहुत स्टेबलाइज हो गया क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत कम हो गई, ऑक्टेट मुकम्मल हो गया, 2p बहुत नीचे है 3s एनर्जी में. अब जब हम नॉर्मल एलिमेंट से ट्रांजिशन एलिमेंट पर जाते हैं तो भी हम देखते हैं कि साहब इनका आउटर मोस्ट शेल का S और सेकेंड लास्ट का D. पहले NS पढ़ता है, NS हम जनरल बात करें तो कहेंगे NS और N-1D. स्पेसिफिक बात करेंगे जो हमारी डिस्कशन जा रही है तो कहेंगे 4s और 3D की बात हो रही है. 4s और 3D हमारे पर्टिकुलर केस में स्कैंडियम से जिंक तक चलिए कह लीजिए, वैसे स्कैंडियम से कॉपर तक की बात होनी चाहिए क्योंकि जिंक आउट ऑफ एयर. स्कैंडियम टू जिंक जनाब अली सूरत हाल ये है कि 4s और 3D इनका वैलेंसी शेल है. नॉर्मल एलिमेंट के लिए सिर्फ आउटर मोस्ट शेल वैलेंसी शेल होता है. ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए डिफरेंट हैं कि इनका वैलेंसी शेल, इनका आउटर मोस्ट शेल नहीं होता. आउटर मोस्ट शेल 4s हमारे केस में,
और सेकंड लास्ट शेल 3D हमारे पर्टिकुलर केस में दोनों इन्वॉल्व होंगे। क्यों इन्वॉल्व होंगे भाई, इसके पीछे क्या लॉजिक है? दे आर कंपेरेबल एनर्जीज। इफ यू वांट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s, it could be removed, but 3D is close by. Electrons can also be removed from that because there is not a great effort in removing electron from 3D as well. So दो सब शेल इन्वॉल्व होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के वैलेंसी शेल में, NS और N-1D। स्पेसिफिकली कहें तो 4s और 3D। अगला सवाल, क्या ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स इक्वली गुड हैं? जैसे अभी मैं पिछले बार लेक्चर आपको दिखाता हूँ, आयरन +2 भी होता है, +3 भी होता है, कॉपर +1 भी होता है, +2 भी होता है। तो मैं आयरन की एग्जांपल ले लेता हूँ। क्या आयरन +1 और +2 और +3 दोनों सूरतों में इक्वली गुड है? आंसर इज नो। आयरन की कॉन्फ़िगरेशन पे गौर करिए। आयरन 26, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? नियॉन 10 3s2 3p6 4s2 3d6। 4s से अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, देखिए यहाँ गौर करिए, ये है आयरन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन 4s के निकाल दिए तो अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन है D2 और S2 और D4 लिखा हुआ है ना। तो S से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, बचे D में 6 इलेक्ट्रॉन, S2 D6 है इनफैक्ट। तो S में 2 इलेक्ट्रॉन निकले, D6 बचा, ये +2। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? 4s2 खाली 3d6 बचा। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन और निकाला जाए तो इलेक्ट्रॉन 3D से निकलेगा। हाउस रूल के मुताबिक 3D के 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शक्ल में होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ब्रेक नहीं होगा, पेयर ब्रेक होगा। 3D के 6 में से जिस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें से एक जाएगा, 3D 5 रह जाएगा, हाफ फिल्ड हो जाएगा। Fe+3 कॉन्फ़िगरेशन होगी 3s2 3p6 के बाद 3d 5 यानी हाफ फिल्ड 3D, जबकि आयरन +2 की कॉन्फ़िगरेशन होगी 3s2 3p6 और 3d6 मोर देन हाफ फिल्ड। अब भी हम क्रोमियम का जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले और हम कह रहे थे कि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन इज़ मच मोर स्टेबल। डिसीजन क्या है? +3 इज़ मोर डोमिनेंट एज कम्पेयर टू +2। एक सवाल अब मुझे आपसे पूछना चाहिए, है ना? सवाल ये है, मैंगनीज +2 +3 +4 +6 +7, विच 2 of these oxidation states are most stable? आप और करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ आंसर, आप गौर करिएगा क्यों। और नहीं समझ में आया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा मैंगनीज की, एंड देन यू विल फाइंड योर आंसर। +2 and +7 दे आर द मोस्ट स्टेबल, +2 and +7। इसी सवाल से रिलेटेड एक और सवाल, what will be the highest oxidation state or oxidation number attained by an element? आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। आइए अब हम मूव करें नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, एंड दिस नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच डिस्टिंग्विशेस ट्रांजिशन एलिमेंट फ्रॉम नॉर्मल एलिमेंट्स इज मेल्टिंग पॉइंट। बॉयज एंड गर्ल्स, एस ब्लॉक मेटल्स को हम सॉफ्ट मेटल काउंट करते हैं। वी यूज टू से देम सॉफ्ट मेटल्स। सॉफ्ट ऑब्वियसली उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की वजह से सॉफ्ट कहते हैं। रिमेंबर, एस ब्लॉक एलिमेंट्स लीस्ट डेंस एलिमेंट होते हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में। अगर हम लेफ्ट से राइट चलें तो सबसे बड़े साइज़ के और सबसे कम मास के एलिमेंट होते हैं एस ब्लॉक में, चुनाचे वो सॉफ्ट मेटल्स कंसिडर होते हैं। जब हम एस ब्लॉक से डी ब्लॉक में एंटर होते हैं इमीडिएटली आफ्टर, तो हम देखते हैं कि एटॉमिक साइज ग्रेजुअली डिक्रीज़ होते जा रहे हैं और बहुत स्मॉल हैं। एस ब्लॉक के मुकाबले में डी ब्लॉक एलिमेंट बहुत स्मॉल हैं। छोटे एटम का न्यूक्लियस आउटर शेल के नज़दीक होगा, एट्रैक्शन ज़्यादा होगी। अब छोटे एटम एक दूसरे के साथ क्लोज एसोसिएशन बिल्टअप करेंगे, आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मौजूद हैं। ये जो आउटर शेल के मेटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनकी बाइंडिंग फोर्स होते हैं। मेटल आपस में ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की वजह से, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मौजूद हैं, प्लस छोटे साइज़ की वजह से ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं। transition elements are called harder metals. They have higher melting points, much higher melting point than S block metals. वैल्यूज़ लिखी हुई हैं आपके सामने, ज़रा इन पर तवज्जो फरमाइएगा। वैसे मेल्टिंग पॉइंट इतना अहम टॉपिक नहीं है, ये आमतौर इम्तिहान में नहीं आता। अच्छा, मुझे डिस्कशन के शुरू में आपसे ये बात शेयर करनी चाहिए थी कि ये जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं किस सेंस में इंपॉर्टेंट है। देखिए, टॉपिक मैं नहीं कहूँगा कि ये बेइंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कॉम्प्लेक्सेस के हवाले से मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हर साल तकरीबन सवाल रीजंस में भी आते हैं, और उसके अलावा सवाल यूँ भी आता है कि
कि सब डिस्कस ट्रांजिशन एलिमेंट्स विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टीज़, जैसे वेरिएबल वैलेंसी पूछ लिया आपसे, एटॉमिक साइज पूछ लिया, मेल्टिंग पॉइंट पूछ लिया, तो ये एक थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन होता है। मेल्टिंग पॉइंट इतना इसमें आमतौर पर नहीं पूछा जाता, लेकिन बहरहाल अब चूँकि डिस्कशन आपसे जा रही है, आई हैव टू डिस्कस दिस एज वेल। जनाब, स्कैंडियम से देखते जाइए मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यूज़ 1539, 1668, 1760, देन क्रोमियम 1875। अच्छा, ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ लिख ली हैं। आप कहाँ से देख सकते हैं? आपकी टेक्स्ट बुक में चैप्टर 5 खोलिएगा, पेज नंबर 81। मैं तो रेकमेंड करूँगा कि इमीडिएटली स्टॉप इट है, पॉज कीजिए मेरा लेक्चर, भागते जाइए, बुक लेके आइए, पेज नंबर 81 सामने रखिए, एंड देन आपको ये इन फिगर्स को वहाँ से भी देख सकेंगे, मेरे लेक्चर के बगैर बुक में भी देख सकेंगे। दैट विल मेक द प्रोसेस नॉट ओनली ईजियर फॉर यू, बट दिस विल मेक ईजी फॉर मी एज वेल। ना स्कैंडियम 1539, 1668, 1760, क्रोमियम 1875 मुसलसल बढ़ रही हैं मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यूज। अभी बात करते हैं क्यों बढ़ती हैं। फिर मैंगनीज 1245 कम होना शुरू हो गई, 1535, 1418, एंड निकल 1452, 1083 फॉर कॉपर। क्रोमियम से कॉपर तक मुसलसल डिक्रीज हो रही है वैल्यू। ऑल्दो ये ट्रेंड रेगुलर नहीं है, मुझे यहाँ कहना पड़ेगा कि एक्सेप्शंस हैं, अप एंड डाउन है, लेकिन जनरल ट्रेंड देखिए कि स्कैंडियम 1539 से शुरू होकर क्रोमियम 1875 तक हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, फिर डिक्रीज होता चला गया यहाँ तक कि कॉपर, जिंक फिर बाहर है इस डिस्कशन से, बिकॉज इट्स नॉट ट्रांजिशन मेटल। अच्छा, अब जनाब अली सवाल यहाँ पे आप मुझसे ये पूछने जा रहे हैं कि एक पहले तो मैं इस सवाल का जवाब आपको दे दूँ, ज़रा आपकी तसल्ली कर दूँ कि ये जो एक्सेप्शनल हैं, यानी जो एक्सेप्शंस हैं अगेंस्ट रूल्स, हम आपसे जनरल ट्रेंड डिस्कस करेंगे, एक्सेप्शंस डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कुछ हायर लेवल की क्लासों को भी पढ़ाने दीजिए, सिर्फ सब हम आप ही को नहीं पढ़ाएंगे। तो ये एक्सेप्शन नहीं, रूल देखिए 1539 से 1875 कंटिन्यूस इंक्रीज, फिर 1875 से कंटिन्यूस डिक्रीज अप टू कॉपर 1083। ऐसा क्यों हुआ? बज़ाहिर समझ में नहीं आ रही वजह। जनरल ट्रेंड ये होता है कि मुसलसल इंक्रीज़ होता चला जाना चाहिए, क्योंकि साइज़ डिक्रीज़ होता चला जा रहा है, साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है, एटम छोटे होते जा रहे हैं, छोटे एटमों की आपस की अट्रैक्शन ज़्यादा है। लेकिन जनाब अली, दिस हैज़ समथिंग टू डू विद द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। गौर फरमाइए, I would say count the number of unpaired electrons for every element from scandium to copper। यहाँ देखिएगा, स्कैंडियम डी में एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक लूज़ करेगा, इसके आखिरी शेल में सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आई शुड नॉट से आखिरी शेल में, आई शुड से वैलेंसी शेल में सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। टाइटेनियम में 2, वेनेडियम में 3, क्रोमियम में 5 प्लस 1 6, ये सब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी शेल के अंदर। फिर मैग्नीज में S2 हो गया, तो नाचे D5 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, आयरन में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो गया, 4 रह गया। D2 D6 का मतलब है कि D में 5 ऑर्बिटल में से एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 4 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अलग अलग होंगे अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल। देन कोबाल्ट में D7 का मतलब है 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, निकल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कॉपर में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4s वाला, और जिंक जनाब all the electrons are paired। स्कैंडियम से क्रोमियम तक मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो रहा है और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। From chromium onwards up to copper, number of unpaired electrons are decreasing and the melting point is also decreasing। Zinc has no unpaired electrons, so no combining capacity with the metals in the crystal lattice around it, so it has the lowest melting point। अनपेयर इलेक्ट्रॉन जब कम हो बढ़ते जा रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है क्रोमियम तक, और फिर कम होते जा रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट कम होता जा रहा है। आई होप दिस पॉइंट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ नेक्स्ट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। अब दो टर्मिनोलॉजीज हम यूजुअली डिस्कस करते हैं यहाँ पे, डायमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म मीन्स एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म का ना पाया जाना। पैरामैग्नेटिज्म का मतलब है मैग्नेटिज्म का पाया जाना। एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिज्म डायमैग्नेटिज्म,
प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म। जो चीज़ें मैग्नेटिज्म नहीं शो करेंगी, मकनातीसियत नहीं शो करेंगी, वो कहलाएंगी डायामैग्नेटिक। जिनमें मकनातीसियत या मैग्नेटिज्म होगी वो कहलाएंगी पैरामैग्नेटिक। क्या ताल्लुक़ है मैग्नेटिज्म का इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के साथ, इनकी कॉन्फ़िगरेशन के साथ? आप गौर फरमाइए। इससे पहले कि मैं कुछ वाज़े करूं, एक फ़िज़िक्स में उसूल होता है, हम उसको ज़रा सा शेयर कर लें आपके साथ। तो उसूल ये है कि स्पिनिंग बॉडी जनरेट्स करंट। घूमते हुए जिस्म में अपनी तरफ खींचने की सलाहियत होती है। समंदर में भंवर आते हैं, जब ये साइक्लोन्स या भंवर आते हैं तो होता ये है कि समंदर का पानी तेज़ी से एक गोल दायरे में घूमना शुरू हो जाता है, इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और जो इवन बहुत भारी भारी चीज़ें, इवन शिप्स जो हैं वो सिंक करने लगती हैं, क्योंकि वो इस बहाव की डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं। कभी कभी गर्दो गुबार का तूफ़ान सा उठता है। आप देखते होंगे कि वो एक दायरे में हवा गर्दिश करने लगती है, तो उसके साथ साथ जो हल्के वज़न की चीज़ें हैं, कागज़ के टुकड़े, थर्मोकोल के पीसेस, वो उसका साथ देने लगते हैं। जो स्पिनिंग बॉडी है वो जनरेट करती है करंट। एवरी ट्रांजिशन एलिमेंट except for zinc, again except for zinc, every transition element has unpaired electrons, whether it is in atomic state or in the ionic state. किसी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन को देख लेंगे हम इस नतीजे पहुंचेंगे कि साहब अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। हम पिछले पेज पे थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं दोबारा। अभी हम डिस्कस कर रहे थे मेल्टिंग पॉइंट्स, तो हमने नोट किया था कि भाई स्कैंडियम में सिर्फ एक, टाइटेनियम में 2, वैनेडियम में 3, क्रोमियम में 6, फिर कम होते जाते हैं। लेकिन होने के बावजूद कॉपर तक एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। जिंक हैज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिंक विल नॉट बी मैग्नेटिक, जिंक विल नॉट बिहेव लाइक ट्रांजिशन मेटल्स। अब आफ्बाव के उसूल के मुताबिक जब किसी ट्रांजिशन मेटल के आखिरी शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी घूमता हुआ जिस्म होंगे। दे विल बी स्पिनिंग बॉडी एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ फिजिक्स स्पिनिंग बॉडी जनरेट्स करंट। जब हम इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को किसी मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे, किसी ऐसी जगह जहाँ पे चीज़ें से करीब आएंगी, तो दिस स्पिनिंग बॉडी विल अट्रैक्ट दोज सब्सटेंसेस टुवर्ड्स इटसेल्फ, विल क्रिएट मैग्नेटिज्म। स्पिन करते हुए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिज्म के जिम्मेदार हैं। Now moving on to the next distinguishing property of transition metals, that is, this has to be sixth, अपडेट नहीं हो सका तो ये गलती रह गई। बराबर सिक्स्थ है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में आप लोग बड़ी अच्छी तरह जानते होंगे। आपने निकल को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, प्लेटिनियम को ऑस्वाल्ड्स प्रोसेस में, कोबाल्ट को, प्लेडियम को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ा फ्रीक्वेंटली एज ए मेटल काम करते देखा। वैनेडियम पेंटाऑक्साइड मशहूर ज़माना, बदनाम ज़माना। वो कहते हैं बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा, तो ये बड़ा नाम वाला है क्योंकि बदनाम है। अच्छा, दो वजूहात हैं ट्रांजिशन मेटल्स क्यों अच्छा कैटलिस्ट का काम करते हैं, क्यों अच्छे कैटलिस्ट का काम करते हैं। पहली वजह फॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल इंटरमीडिएट्स। ज़रा तफसील में जाएंगी बात तो गौर कीजिएगा। ये मैंने एक पिक्चर ली है, किताब कौन सी है, हर्बर्ट चैंग की किताब है जहाँ से मैंने ये ली है। गौर करिएगा, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस, रिएक्शन पाथवे। ये बड़ा कॉमन सा डायग्राम है। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में बहुत पढ़ा। रिमेंबर ये A+B रिएक्टेंट है जिससे C+D प्रोडक्ट बनने जा रही है। बट अ रिएक्शन इज नेवर कंप्लीटेड until unless a high state of energy is attained. This high state of energy is called transition state. जब तक आप इस मुश्किल मरहले से नहीं गुजरेंगे, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो यहाँ आग का दरिया नहीं है, या ये एनर्जी का पहाड़ है जिसको अबूर करना है और अपनी मंजिल तक पहुँचना है। मंजिल ये है, इस मंजिल तक पहुंचने के लिए कठिन रास्ता, कठिन सफ़र तय करना है। इस कठिन सफ़र को तय करने के लिए, ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए एक एनर्जी का बैरियर है। ये एनर्जी का बैरियर कैसे क्रॉस होगा? अगर कहीं से इतनी एनर्जी मिल जाए कि हम यहाँ तक पहुँच सकें ट्रांजिशन स्टेट तक। दिस एनर्जी इज़ कॉल्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ये तो होगी सूरत हाल जब ट्रांजिशन मेटल, जब कैटलिस्ट मौजूद नहीं है। हमारे ख़ास केस में हम ट्रांजिशन मेटल को बतौर कैटलिस्ट ले रहे हैं। अच्छा, अगर कैटलिस्ट मौजूद हो तो ये क्या करता है? ये बनाता है अनस्टेबल इंटरमीडिएट्स। क्या मतलब हुआ मेरी बात का?
99 वाली मैं समझाऊंगा अभी इसको, लेकिन आप इस डायग्राम को देखिए, ये वही A+B रिएक्ट कर रहे हैं। जब ये कैटलिस्ट नहीं था तो ये डायग्राम था, ये इश्क का पहाड़ अबूर करना पड़ रहा था इन्हें अपनी मंजिल तक, अपने महबूब तक पहुंचने के लिए। लेकिन जब आप देख रहे हैं कि कैटलिस्ट मौजूद है तो कैटलिस्ट ने रास्ता पकड़ के और राह सफ़र आसान बना दिया है। ये कोई गोगिया पाशा टाइप की चीज़ है। अच्छा, ज़रा थोड़ी सी गुफ्तगू में शाइस्तगी लाने के लिए। अच्छा, अब मामला यूँ है कि ये वो ट्रांजिशन स्टेट है, दिस वन, जो इन दी प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट बनेगी। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो हमें चाहिए होगी वो कहलाएगी EA प्राइम। EA प्राइम कहीं कम है एज़ कम्पेयर टू EA। गोया ट्रांजिशन मेटल क्या करता है, वो हमारे रिएक्टेंट्स को एक आसान रास्ता दिखाता है अपनी मंजिल तक पहुंचने का। यूँ समझिए कि आपको शाहराह फैसल से और मानिए कि भाई हाईवे पर डाइवो के स्टेशन तक जाना है। आप शाहराह फैसल से राशिद मिनास रोड गए, वहाँ से बिल्कुल सीधे जो है सोहराब रोड जाना है। सोहराब रोड से आप ब्रिज के नीचे से घूम कर आप डाइवो के स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। इतने में आपकी नज़र पड़ी, आपके दोस्त कहीं कहीं खड़े हैं। वो दोस्त ने आपसे ये कहा कि कहाँ जा रहे हैं भाई? आपने बताया कि मैं डाइवो स्टेशन हाईवे जा रहा हूँ। कहले कैसे जा रहे हैं? आपने अपना रास्ता बताया। कहने लगे क्यों जा रहे हैं आप इस रास्ते से? आप हसन स्क्वायर से थोड़ा सा के ब्रिज को क्रॉस कीजिए और क्रॉस करने के बाद आप लियारी एक्सप्रेस वे ज्वाइन कर लीजिए। लियारी एक्सप्रेस वे पे चढ़ें और राइट साइड पे यू टर्न लेके सीधे निकल जाइए। आपका वक्त, पैसा सब कुछ बचेगा, पेट्रोल बचेगा। ये जो साहब मिले थे रास्ते में, ये कैटलिस्ट हैं। और कैटलिस्ट के बगैर जब आप जा रहे थे तो आप अपने उस रूट से जा रहे थे, राशिद मिनास रूट वाले। तो गोया ये खिज़र राह होते हैं, समझिए कैटलिस्ट, जो आपका हाथ पकड़ते हैं और आपको एक सीधा रास्ता सिरात मुस्तकीम दिखाते हैं। तो अनस्टेबल इंटरमीडिएट बने क्यों? ज़ाहिर है ये सवाल भी आपके जहन में आप पूछना चाह रहे होंगे, मचल रहे होंगे। तो आपकी इस बेचैनी को दूर करने के लिए बताता चलूँ कि साहब होता ये है कि ट्रांजिशन मेटल्स के आखिरी शेल में एम्प्टी ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स टेम्पररी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, जस्ट लाइक कॉम्प्लेक्सेस। इनफैक्ट ये जो कैटलिस्ट यहाँ एक्ट कर रहा है, दिस सिंपली एक्ट्स बाय फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्सेस और कंपाउंड्स, टेम्पररली कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनकी एनर्जी कम हो और जो ट्रांजिशन स्टेट अदरवाइज बनने वाली हो, उसके मुकाबले में ये जो कंपाउंड बने, ये ट्रांजिशन स्टेट लो एनर्जी की हामिल होते हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल्स की मौजूदगी की वजह से, अपने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की अहलियत की वजह से। एक और वजह, देयर इज अनदर रीजन व्हाई दे कैन बिहेव लाइक कैटलिस्ट। they can provide catalytic surface to react। एग्जाम्पल देखने पे समझाता हूँ आपको। एग्जाम्पल बड़ी कॉमन सी है, आपने पढ़ रखी है। इथीन का मॉलिक्यूल, एक छोटी सी गलती फिर रह गई, ये सब्सक्रिप्ट में जाने चाहिए थे टू, बहरहाल आप छोटी छोटी बातें समझते हैं। इथीन से इथेन बनाते हुए हम निकल कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। ट्रांजिशन मेटल 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रिएक्शन होता है। निकल यहाँ पर कैटालिटिक सरफेस प्रोवाइड करता है इथीन के मॉलिक्यूलों को हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से। रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन भी लिखना मैं यहाँ भूल गया हूँ, तो आप समझिए यहाँ +H2 लिखा हुआ है। तो इथीन प्लस हाइड्रोजन, इनको मिलने की जगह कैटालिटिक सरफेस प्रोवाइड की जाती है। दे कम ओवर हियर, दे कंबाइन टुगेदर, दे कम क्लोज टू ईच अदर, शेयर ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन्स एंड दे कन्वर्ट इनटू इथेन मॉलिक्यूल। कैटालिटिक सरफेस प्रोवाइड करना, ये मॉलिक्यूल आपस में स्पेस में रिएक्ट नहीं कर सकते, इनको सरफेस चाहिए जहाँ पर ये करीब आ सकें, तो ये सरफेस निकल प्रोवाइड करता है। तो इस दूसरी रीज़न को आप यूँ समझ सकते हैं कि यूँ समझिए कि कैटलिस्ट जो है हमारे, जैसे यहाँ निकल है, ये शादी का दफ्तर है। इथीन और हाइड्रोजन जो है वो लड़के और लड़के वाले हैं, जिनको ये निकल साहब ने अपना ऑफिस में बुलाया और इनकी मीटिंग करवाने के लिए कैटालिटिक सरफेस प्रोवाइड की। उन्होंने मीटिंग की और इथेन में कन्वर्ट हो गया, गोया शादी खाना आबादी हो गई। नंबर 6 होना चाहिए, नंबर 7 होना चाहिए, इनफैक्ट ये मिस प्रिंटिंग हो गई। अच्छा, नंबर 7 है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाना। बॉयज़ एंड गर्ल्स, you are already aware with this. These are interstitial hydrides, TiH 1.78, VH 2.3 वगैरह।
They are also called non-stoichiometric compound. Remember, stoichiometric compound means a compound in which whole number ratios between atoms are found. This is not whole number ratio 1.78. You might be wondering how come is it possible? It is possible because of this term, interstices. Remember, interstices का मतलब होता है holes. इस होल्स का क्या ताल्लुक, ये किस तरह ये अजीबोगरीब रेशो कंपाउंड बना सकते हैं? दो वजूहात हैं। ट्रांजिशन मेटल का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर डिफेक्टिव होता है। देखिए, जब हम कहते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर तो उसका सिंपली मतलब ये होता है कि एटम स्पेस में हर तरह एक दूसरे से करीब तरीन हैं, एक्सर्टिंग द ग्रेटेस्ट अट्रैक्शन, हैविंग मिनिमम रिपल्जन्स, दे आर सो क्लोज दैट देयर आर नो एम्प्टी स्पेस अवेलेबल। बट रिमेंबर, अगर मैं आपको 4 एटम दे दूँ, 4 गोल गेंदें दे दूँ, फुटबॉल दे दूँ और आपसे कहूँ कि इन दोनों को आपस में, इन चारों को आपस में ऐसे जोड़िए कि स्पेस ना बचे। रिमेंबर, रेक्टेंगुलर, क्यूबिक, इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स हम ऐसे जोड़ सकते हैं कि स्पेस ना बचे, लेकिन स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स में ऐसा मुमकिन नहीं है। एटम्स आर स्फेरिकल इन नेचर। व्हेन दे फॉर्म अ क्रिस्टल, इवन देन स्पेसेस आर लेफ्ट। लेकिन ट्रांजिशन मेटल के जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो डिफेक्टिव है, मतलब होल्स ज़्यादा हैं, इंटरस्टाइसेस ज़्यादा हैं। एक वजह। दूसरी वजह, नॉर्मल एलिमेंट्स की वैलेंसी फिक्स्ड होती है, जैसे अभी पीछे हमने डिस्कस किया। ट्रांजिशन मेटल की वैलेंसी फिक्स नहीं है। क्रोमियम की मिसाल ले लीजिए, फ़र्ज़ कीजिए क्रोमियम हाइड्रोजन से कंपाउंड बनाता है, तो साहब ये VH भी बनाएगा, VH1, VH2, VH3 सब बनाएगा। कुछ एटमों ने VH1 बनाया होगा, कुछ ने VH6 बनाया होगा। तो जब ओवरऑल हम रेशो निकालेंगे तो कभी भी होल नंबर में रेशो नहीं आएगा। प्लस पहली वजह पर गौर फरमाइए, दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, डिफेक्टिव क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होल्स हैं। ये होल्स इतने छोटे हैं कि इनमें बड़े आइटम तो नहीं आ सकते, लेकिन छोटे आइटम जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, बोरॉन है, नाइट्रोजन है, बोराइड्स, हाइड्राइड्स, कार्बाइड्स, ये इंटरस्टिशियल हाइड्राइड कहलाते हैं। इंटरस्टिशियल कार्बाइड भी होते हैं, इंटरस्टिशियल बोराइड्स भी होते हैं, नाइट्राइड्स भी होते हैं। ये छोटे आइटम इन एम्प्टी होल्स में पेनिट्रेट कर जाते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है, होल नंबर रेशो मुमकिन नहीं है। तो होल नंबर रेशो नहीं, लिहाजा कंपाउंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड भी कहलाते हैं और इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी कहलाते हैं। So boys and girls, this concludes my lecture of today. ये इस सीरीज़ का दूसरा लेक्चर था। लेक्चर कंटिन्यू रहेंगे। तीसरा लेक्चर फिर मैं चैप्टर 5 से ही लूँगा। एक बहुत अहम प्रॉपर्टी मुझ पर उधार है मेरे स्टूडेंट्स का, कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। वो प्रॉपर्टी बहुत बड़ी हो जाती, लेक्चर बहुत लेंथी हो जाता, तो उस लेंथ से बचने के लिए कलर और कॉपर की मेटलर्जी इज़ माई नेक्स्ट टॉपिक। वेट कीजिएगा, नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह ताला आई विल बी डिस्कसिंग कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स एंड metallurgy of copper. In the end, I must say thanks to all of you for taking interest, paying attention, and suggestions are always welcome. I will always I'll be waiting for your suggestion. आप क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम है, अपनी क्वेरीज, अपने क्वेश्चन ज़रूर पूछिए। My thanks are due to Professor Kashif Ali, Assistant Professor of Computer Science in my college, my son Sheikh Hamza, जिसने मेरे कंप्यूटर के मामले में नो हाउ कुछ ज़्यादा नहीं, उसने मेरी उंगली पकड़ के मुझे चलाया। आई एम थैंकफुल टू हिम एंड माय प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद अली, जिन्होंने ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की। 4 बुक्स से मैंने इस लेक्चर को तैयार किया है। आपकी टेक्स्ट बुक ऑब्वियसली बदरुद्दीन मनकूब अली BSc की एक बुक है, हर्बर्ट चैंग एंड माइकल फ्रीमेंटल इंग्लिश बुक्स हैं। ये अमेरिकन साइंटिस्ट राइटर हैं और ये A लेवल की बुक है और इंग्लिश ऑथर है। एक दफ़ा फिर आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए मैं साइन आउट करूँगा, लेकिन ये कह